मैं नीरजा माधव हूँ और बहुत गौरवान्वित हूँ कि मुझे मेरे लेखन के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय के हाथों वर्ष 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार मिला। उत्तर प्रदेश से 2021 के लिए मेरा नाम चयनित हुआ। बहुत अच्छा लगा जब मुझे ये सूचना मिली, और उससे भी अच्छा ये लगा कि जिस विषय पर लोग लिखने में हिचकिचाते हैं, उस विषय को मैंने अपने लेखन का विषय बनाया था। थर्ड जेंडर को 2002 में उस पर मेरा उपन्यास आया था यमदीप। वो पहला उपन्यास था संभवतः हिंदी साहित्य का। और फिर 2006 में गेशे जंपा उपन्यास मेरा आया, जो भारत में रह रहे तिब्बती शरणार्थियों के ऊपर लिखा गया है, केंद्रित है उनकी अहिंसक मुक्ति साधना पर। और उसका लोकार्पण परम पावन दलाई लामा जी ने किया। वो गेशे जंपा तिब्बती विश्वविद्यालय के स्नातक के पाठ्यक्रम में भी है। उसके बाद फिर देनपा तिब्बत की डायरी मैंने लिखा। उसके बाद बायलिंगुअल पोएट्री कलेक्शन भी मेरा आया फ्री टिबेट करके। तो कभी सोचा नहीं था कि ये जो कुछ ऐसे विषय हैं जो अनछुए से हैं हिंदी साहित्य के लिए या साहित्य समाज के लिए, उन विषयों को मैं उठा रही हूँ, अपने उपन्यास का विषय बना रही हूँ। तो एक दिन कोई ऐसा आएगा जब भारत सरकार और हमारे भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय इन दोनों ही विषयों के लिए मुझे नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। तो सचमुच बहुत अच्छा लगा। और किसी भी लेखक के लिए ये सबसे गौरव का क्षण होता है जब उसकी कृति को अपने राष्ट्र का जो सर्वोच्च महानायक है राष्ट्रपति, वो सम्मानित करे, भारत सरकार उसको रेखांकित करे। और साथ ही साथ हमारे मंत्रालय ने भी अपने ट्वीट के द्वारा मेरा मनोबल एक तरह से बढ़ाया कि अच्छा कर रही हैं। और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी जी का भी एक ट्वीट पर संदेश आया कि आप हमारा गौरव हैं। तो ये पंक्ति पढ़कर सचमुच मैं बहुत भावुक हो गई थी, बहुत अभिभूत हुई थी कि किसी भी अच्छे कार्य का आपको परिणाम अच्छा ही मिलता है, बस धैर्य रखने की आवश्यकता है। मैम, इसकी सोच कहाँ से आई आपको लेखनी की कि इस टॉपिक पे लिखा जाए? हाँ, बिल्कुल बहुत सही प्रश्न आपने किया है। कई बार होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को अपने आसपास घटते हुए देखते हैं, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आप सभी लोगों ने बहुत वर्षों से, जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, उन लोगों ने भी देखा होगा कि घर में अगर कोई शादी ब्याह होता है या बच्चे पैदा होते हैं, तो जो थर्ड जेंडर के लोग हैं, जिनको तृतीया प्रकृति समुदाय के नाम से या एक शब्द और भी उनके लिए प्रयुक्त होता है, बहुत कॉमन है, जिसको लेना थोड़ा सा अटपटा लगता है, तो तृतीया प्रकृति समुदाय या थर्ड जेंडर के लोग आते हैं, तालियां बजाते हैं, ठनगन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, कभी कभी भोंडी हरकतें भी करते थे, और फिर वो अपना नेग लेते हैं, चले जाते हैं। तो उनको देखकर, एक ऐसे ही किसी अवसर पर वो लोग आए, तो उनको देखकर मेरे मन में एक भाव पैदा हुआ कि ये जो थर्ड जेंडर के लोग हैं, ये हमारे आप जैसे परिवारों में ही पैदा होते हैं संतान के रूप में, और फिर ये जब अपनी कम्युनिटी में, उस थर्ड जेंडर वाली कम्युनिटी में चले जाते हैं, तो शायद परिवार के लोग उनको भुला देने के लिए अभिशप्त होते हैं या उनसे संबंध न रखने के लिए अभिशप्त होते हैं। तो आखिर इनके खाने पीने या इनके जीवन यापन की चिंता कौन करता है? क्या सरकारें? तो शायद उस समय तक उनके लिए कोई सुविधा ऐसी नहीं थी। वो अभिशप्त थे अपने उस समुदाय में जाने के लिए, और माता पिता केवल रोकर रह जाते थे। वो बच्चे जो घर से भागकर उस कम्युनिटी में जाते थे, वो भी कहीं न कहीं एकांत के क्षणों में अपने परिवार को याद कर रोते थे। तो मैंने उनके करीब जाने की कोशिश की। बहुत सारे उनके जो सांकेतिक शब्द होते हैं, कोड लैंग्वेज, कोड वर्ड, वो कोड वर्ड यूज करके निकल जाते थे मेरे सामने से। बहुत कठिन होते हैं वो, नारियल की तरह से। तो जैसे नारियल के भीतर बहुत मीठा सा जल भरा होता है, लेकिन ऊपर से जटाजूट होता है और हम नहीं उसको तुरंत पा सकते हैं। ऐसे ही इनके भीतर का जो जीवन है, बहुत कोमल, बड़ी संवेदनाएं हैं इनके भीतर, लेकिन बाहर से ये एकदम अपने आप को हार्ड दिखाते हैं, बहुत कठोर दिखाते हैं। एक जो लाउड मेकअप इनका होता है, आपने देखा होगा कि
कि बहुत तीखा मेकअप करते हैं। तो मेरे मन में बार बार आता था आखिर इस लाउड मेकअप के पीछे क्या, कौन सा रहस्य छिपाना चाहते हैं। तो जब उनके करीब पहुंची, जब उन लोगों की बस्तियों में जा के मैंने रिसर्च किया, तो पता चला कि ये किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। तब मैंने वो उपन्यास लिखा, यमदीप। और फिर उस यमदीप उपन्यास के माध्यम से हमने ये मांग की कि इन्हें भी जैसे अन्य वर्गों को आरक्षण दिया जाता है, तमाम सुविधाएं दी जाती हैं, वैसे ही इन्हें भी अगर सुविधाएं दी जाएं, आरक्षण दिया जाए, तो एक केवल प्राकृतिक क्रूर मजाक इनके साथ हुआ है, संतानोत्पत्ति में अक्षम है ये, लेकिन बाकी तो बुद्धि से ये कहीं कम नहीं है, शारीरिक सामर्थ्य में कहीं कोई कमी नहीं है, तो इनका उपयोग सकारात्मक भी हो सकता है समाज में। तो जब मैंने वो अपने उपन्यास के माध्यम से वो सारी बातें लिखी, एक कथा के रूप में, एक इमेजिनेटिव कहानी के रूप में, क्योंकि खुलकर इनका नाम हम नहीं दे सकते थे, लेकिन इनकी कम्युनिटी के बारे में पूरा उपन्यास है। तो उसका एक सकारात्मक परिणाम ये हुआ कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को वो सारी सुविधाएं दे दी, आरक्षण दे दिए, और तमाम जो उनके मानवाधिकार का प्रश्न होता है वो सब ने मिला। और अब आप धीरे धीरे देख रहे होंगे कि उनकी स्थिति में बहुत परिवर्तन आया है। धर्म ने सबसे पहले स्वीकार किया, महामंडलेश्वर तक बनाया इन लोगों को। तो धीरे धीरे जो सामाजिक स्वीकार्यता है वो जब बढ़ेगी, तो जैसे हमारे घरों में अन्य दिव्यांग बालक हो जाते हैं दुर्भाग्य से, तो फिर हम उनका पालन पोषण करते हैं, ऐसे ही ये बच्चे भी हैं। अगर इस तरह का कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो उसे भागकर इस अभिशप्त कम्युनिटी में जाने की या गुमनाम जिंदगी जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे हम घर में रख सकते हैं, उसे हम शिक्षित कर सकते हैं, और शिक्षित करने के साथ साथ सरकारों का यह भी दायित्व है कि जो इनके ऊपर लिखा गया साहित्य है उसे बच्चों को पढ़ाया जाए, नई पीढ़ियों को, ताकि नई पीढ़ियों के भीतर एक जो इनके प्रति भेदभाव या इनसे एक जो संशय और डर है वो डर समाप्त हो। और ऐसे ही तिब्बती शरणार्थियों पर भी मैं सारनाथ में रहती हूँ, तो सारनाथ में तिब्बती शरणार्थियों को मैंने बहुत देखा है। तिब्बती विश्वविद्यालय है वहाँ पर, तो कई बार होता है कि उनको देखने के बाद लगता है कि इनको क्या महसूस होता होगा, अपना देश छोड़ के आए हैं, दूसरे देश में शरणार्थी कहला रहे हैं और अपनी अहिंसक मुक्ति साधना के लिए ये प्रयासरत हैं। इनके भीतर एक राजनीतिक छटपटाहट है, धार्मिक छटपटाहट है, अपने देश के खो जाने की छटपटाहट है। और सबसे बड़े संदर्भ की बात, भारत के संदर्भ में जो ये विषय महत्वपूर्ण इसलिए भी मुझे लगा कि जब तक तिब्बत भारत और चीन के बीच में बफर स्टेट के रूप में स्थित था, आज़ाद देश था, तब तक भारत के साथ चीन का सीमा विवाद बहुत अधिक नहीं होता था। और जब से चीन ने तिब्बत को अपने में मिला लिया, उसके बाद से वो भारत का निकट पड़ोसी बन बैठा, और उसके बाद से ही तमाम तरह की टकराहटें, तमाम तरह के तनाव, तमाम तरह के हस्तक्षेप होने लगे चीन की तरफ से। और एक जो विस्तारवादी नीति है उसके चलते भी बहुत सारी समस्याएं आई। तो हमें लगता है कि दो महादेशों भारत और चीन के बीच में शांति स्थापना के लिए भी बहुत आवश्यक है कि तिब्बत के बारे में फिर से सोचा जाए, पूरे विश्व को सोचना पड़ेगा, ताकि एक धरती पर रहने वाली प्रजाति, तिब्बती प्रजाति नष्ट होने से बच सके और वो अपनी अस्मिता, अपनी सांस्कृतिक अस्मिता के साथ धरती पर जी सके। तो इस महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर कि भारत के संदर्भ में और वैश्विक स्तर पर देखें तो मानवाधिकारों के प्रश्न के नाम पर तिब्बत का मुद्दा मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा, और मैंने तिब्बती शरणार्थियों पर 2 उपन्यास लिखे और एक बाइलिंगुअल पोइट्री कलेक्शन भी मैंने लिखा फ्री डिबेट करके। देनपा तिब्बत की डायरी दूसरा उपन्यास है, गेशे चंपा पहला उपन्यास है। और भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय के हाथों जब इन दोनों ही विषयों पर लेखन के कारण मुझे नारी शक्ति पुरस्कार से 2021 के सम्मानित किया गया, तो मुझे लगा कि मेरा लिखना सार्थक हुआ, मैंने सही दिशा में कुछ काम किया।